हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज के लेक्चर में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है एसी फंडामेंटल्स। ठीक है। अभी तक प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे वहां पर हमने डायरेक्ट करंट की बात की या डीसी का बात किया, करेक्ट। और अब हम एक न्यू टाइप ऑफ करंट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अल्टरनेटिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इस वेवफॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक साइनोसॉइडल वेव बनाया है। ये किस तरह का वेव है? दिस इज बेसिकली साइन वेव, करेक्ट। तो साइन वेव को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, आपने मैथ में भी पढ़ा है, साइन वेव को ऑब्जर्व करें तो साइन की वैल्यू जीरो पे क्या होती है? एट एंगल जीरो, सपोज दिस इज, अगर इसको मैं ले लेता हूँ थीटा, इफ दिस इज थीटा और ये मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है, तो इसको मैं एम्पलीट्यूड ले लेता हूँ ए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आप कहेंगे साइन थीटा वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वी कैन से इन द रेडियन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, साइन पाई बाई टू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले लेता हूँ? 1, करेक्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई, यहाँ पे क्या होता है? पाई, ठीक है। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक एक वेव फॉर्म है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। और सिमिलरली दिस वैल्यू, दिस मीन्स पाई बाई टू प्लस पाई, पाई बाई टू प्लस पाई, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 पाई बाई टू। तो 3 पाई बाई टू पे साइन की वैल्यू क्या आ रही है? -1, ठीक है। नेगेटिव में है, ये भी मैक्सिमम है बट नेगेटिव में है। इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे तो फिर से वैल्यू जीरो है, करेक्ट। तो जीरो से हम स्टार्ट हुए, जीरो पे गए, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2 पाई। सो ये क्या चीज हमें बता रही है? ये बता रहा है कि दिस वेवफॉर्म इज पीरियोडिक। फर्स्ट पॉइंट, this waveform is periodic means it completes its time period every cycle in the time period of 2 pi, t is equal to 2 pi, 2 pi टाइम में ये अपनी पीरियड्स को कंप्लीट कर रहा है, करेक्ट। दूसरा चीज अगर मैं देखूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो ये है एम्पलीट्यूड, दिस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज हो रहा है। तो एसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एसी मीन्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, the magnitude and direction changes periodically, ठीक है, periodically with respect to time, करेक्ट। अब आप लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि थीटा और टाइम में क्या रिलेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। एंड ओमेगा टी यहाँ पर ये टाइम का कंपोनेंट आ रहा है, तो थीटा को ओमेगा टी कहते हैं, पीरियोडिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वेरी कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डीसी, वेयर इज इन सॉरी एसी, वेयर इज इन केस ऑफ ए डीसी। अगर मैं डीसी की बात करूं यहाँ पे, तो क्या हो रहा था? द मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट था 0 से पाई तक, ठीक है। तो अब हम इस यूनिट में जो भी चीज डिस्कस करेंगे उसमें जो वेवफॉर्म होगा हमारा वो अल्टरनेटिंग होगा, वेरी करेगा, ठीक है। सेकेंडली, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस? एवरेज वैल्यू अगर मैं देखूं इस साइन वेव का, ये एक प्योर साइन वेव है। क्यों? क्योंकि दिस पॉजिटिव हाफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेगेटिव हाफ। एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले हमें एरिया यहाँ का निकालना पड़ेगा। तो इफ आई सी द एरिया ऑफ दिस हाफ, ये हाफ का एरिया और ये हाफ का एरिया, ये दोनों हाफ क्या है? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज प्योर एसी, दिस इज प्योर एसी। मींस यहां पर डीसी कंपोनेंट कितना है? डीसी कंपोनेंट क्या होता है? डीसी कंपोनेंट मीन द एवरेज वैल्यू। सो इफ एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर एवरेज वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहां पर जो वेवफॉर्म है वो प्योर एसी है, इसमें कोई भी डीसी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी एवरेज वैल्यू नहीं है। यहीं पर अगर ये वेवफॉर्म अगर ऐसे होता, सपोज दैट, ठीक है, ये हाफ पोर्शन नहीं होता, अगर ये पोर्शन नहीं होता यहां पर और ये ऊपर होता, तब भी क्या इसका एवरेज वैल्यू जीरो होता? नहीं, तब इसका एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होता। और आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है, जैसे 12th में पढ़ा, तो ये जो रेक्टिफाइड सिग्नल है, तो यहां पर एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये एसी नहीं है, दिस इज ऑल्सो एसी, ये भी एसी है, बट दिस इज एसी विथ डीसी, विथ सम डीसी वैल्यू। व्हाई? क्योंकि अगर इसका मैं एवरेज वैल्यू निकालूं तो वो जीरो नहीं आएगा, वो कुछ आएगा। तो दिस इज एसी, नॉट प्योर एसी, दिस इज एसी, दिस इज आल्सो अल्टरनेटिंग, ठीक है, बट
with some DC value with some average value. Correct? So this is about the AC fundamentals. I am here defining the AC current, alternating current. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अल्टरनेटिंग करंट की हमें जरूरत क्या है. करेक्ट. तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है एसी करंट का कि द एसी करंट और वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर. ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो हम एसी वोल्टेज और करंट को ट्रांसफार्मर यूज करके इजीली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. एक तो पहला एडवांटेज ये है. ठीक है, ये चीज हम डीसी में पॉसिबल नहीं है. दूसरा क्या है, एसी जनरेटर्स आर easily to construct, or we can say simpler in construction, easily to construct, या फिर हम ये भी कह सकते हैं simpler in construction as compared to DC. Correct? As compared to DC. तो दूसरा एडवांटेज ये हो गया, जब भी हमें एसी जनरेट करना है दिस इज सिंपलियर टू कंस्ट्रक्ट एज कंपेयर टू डीसी. ठीक है, आगे हम जैसे डीसी मोटर में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जब एसी एक्चुअली में जो जनरेट होता है वो एसी जनरेट होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के कम्यूटेटर की जरूरत पड़ती है. बट मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे. दूसरा चीज क्या है, एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी. भाई वाह, इसका मतलब ये है कि अगर हमें डीसी चाहिए तो हम एसी से डीसी बना सकते हैं. इजी है, कंस्ट्रक्शन में एसी है. तो ये सब एडवांटेज होने के कारण ड्यू टू दिस सम ऑफ दिस एडवांटेज वी बेसिकली प्रेफर द एसी. इसलिए आपके यहाँ जो सप्लाई भी आती है वो भी हम एसी में लाते हैं. क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो उससे हम लॉसेस बहुत कम कर लेते हैं. करेक्ट, ईडी करंट लॉस आपने पढ़ा होगा, तो वो बहुत कम हो जाता है. वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करके करंट डिक्रीज कर देते हैं. उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत ईजी है. और तीसरा चीज, जब भी हमें डीसी की जरूरत है हम उसको इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं. तो ये सब एडवांटेज है एसी का. ठीक है. अच्छा, एक चीज और है, कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि एसी सिग्नल वही सिग्नल है जो साइन वेव है. ठीक है, अगर ये साइन वेव है तो ये एसी है. ऐसा नहीं है. अगर एक स्क्वायर वेव भी अल्टरनेटिंग वेरी कर रहा है, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर वेव है तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट है. दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट तो कर रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अगर एक ट्रायंगुलर वेव है तो ये भी अल्टरनेट कर रहा है. करेक्ट. बट क्वेश्चन ये है कि हम साइन वेव ही क्यों ज्यादातर लेते हैं. तो उसका रीजन ये है कि अगर ये स्क्वायर वेव है, जैसे कि आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, अगर ये स्क्वायर वेव है और इसका मैं फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म या इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करूं तो स्क्वायर वेव को मैं साइन और कोसाइन वेव के कॉम्बिनेशन से बना सकता हूं. तो बेसिक फंडामेंटल क्या है, साइन और कोसाइन है. और साइन और कोसाइन को अगर मैं ऐड करता हूं तो मैं ट्रायंगुलर भी बना सकता हूं, स्क्वायर भी बना सकता हूं. तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि कौन सा हम स्टडी करें, तो आप यही कहेंगे कि फंडामेंटल कंपोनेंट को हम स्टडी कर लेते हैं. और अगर फंडामेंटल को हम स्टडी कर लेते हैं तो वही सेम एनालिसिस हम साइन स्क्वायर वेव के लिए या ट्रायंगुलर वेव के लिए किसी भी चीज के लिए हम लगा सकते हैं. करेक्ट. तो ये तो हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं कि कैसे जनरेट होता है. देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक्स लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में है. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको बहुत ही बेसिक्स में ये समझाता हूँ कि एसी वोल्टेज या एसी करंट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो हम कैसे जनरेट करते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ द एसी वोल्टेज और एसी करंट. जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज. तो देखिए, एसी वोल्टेज का जो जनरेशन है, बेसिकली जो लॉ है इसमें, जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं जिसके कारण हम एसी वोल्टेज की जनरेशन को समझ सकते हैं, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और अगर आपने 12th में ये पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको इजीली पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे लॉ क्या था. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ. फैराडे लॉ क्या कह रहा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, आप दिस इज परमानेंट मैग्नेट, सो दिस इज नॉर्थ पोल और वी कैन से करेक्ट. तो अगर ये कोई भी
मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कॉइल को रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, क्या रोटेट कर रहा हूं, किसी भी कॉइल को रोटेट कर रहा हूं, ये कॉइल को अगर रोटेट कर रहा हूं तो क्या होगा, इस कॉइल में देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, करेक्ट। और अगर इसमें मैं किसी कॉइल को रोटेट कर रहा हूं, इस कॉइल को रोटेट कर रहा हूं, तो क्या होगा, अगर इस कॉइल को मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा, देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्लक्स को क्या, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, फ्लक्स को कट करेगा, यानी फाई क्या होगा, चेंज होगा, देयर इज चेंज इन द फ्लक्स, ठीक है। अब करेक्ट, एंड इफ देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सो दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सेम इसी प्रिंसिपल को हम यूज करके एसी वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए कंस्ट्रक्शन का डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे हम कॉइल के थ्रू जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक डायग्राम है जिसके थ्रू हम मैं आपको समझाता हूँ कि एसी वोल्टेज को हम कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये क्या जनरेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इस कॉइल को रोटेट कर रहा हूं, अब ये देखिए कॉइल है, कॉइल का डायरेक्शन कैसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ये एंटी क्लॉकवाइज में ये कॉइल रोटेट कर रहा है। तो अगर ये कॉइल यहां पर रोटेट कर रहा है मींस द फ्लक्स, जो ये फ्लक्स को कट करेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल। जो भी एंगल हम रखेंगे, तो जो मैं थीटा की बात कर रहा था वहां पर, वो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपका थीटा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा चेंज होता जाएगा जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, एंड ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस कॉइल फ्लक्स हमारा चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द ब्रशेस, ये दो ब्रश लगे हुए हैं, एक ए बी कॉइल से कनेक्टेड है और एक सी डी कॉइल से। जैसे अगर ये मैं देखूं तो ये ए बी कॉइल से यहाँ से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं ये ब्रशेस, और यहाँ से ये सी डी कॉइल से कनेक्टेड है ये ब्रशेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और आपको पता है कि जब कॉइल ए बी जब ऊपर जा रहा है, यानी इसका टॉर्क का डायरेक्शन जब इस तरह से है, तो कॉइल सी डी का डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट है, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इजीली करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब अपोजिट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक पोलैरिटी जनरेट करेगी, एक ईएमएफ जनरेट करेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो स्लिप रिंग्स है ये रोटेटिंग पार्ट है, मतलब ये रोटेट कर रहा है। इसके साथ हम एक ब्रशेस कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने पी और क्यू लिखा हुआ है, ये पी और क्यू क्या है, ब्रशेस है। ब्रशेस मतलब जस्ट उसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, लेकिन ये रोटेट नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ से करंट जो आ रहा है उस करंट को यहाँ से कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के कारण ये जो करंट है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करेगा। तो ये जो करंट हम यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं दिस इज बेसिकली द एसी करंट। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ द एसी वोल्टेज, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैं देखूं तो हमको सेक्शन सी में भी कंप्लीट करना है, इसमें डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर, तो वहां पे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, ये जो कॉइल है ये रोटेट कर रहा है, करेक्ट। ये कॉइल रोटेट कर रहा है, और जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा इसका एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो ये क्या जनरेट करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा, मींस अल्टरनेटिंग करंट रोटेट करेगा, ठीक है। थीटा चेंज होगा तो ये अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, करेक्ट। तो आइए इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे कॉइल रोटेट कर रहा है तो उसके चलते अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉइल की पोजीशन है, तो रेफरेंस जीरो यानी जीरो किसी एक पोजीशन से कॉइल रोटेट करना स्टार्ट किया, और वहां से मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम किया है। तो जब ये किसी भी फाई एंगल पे इस फाई पे गया तो क्या हुआ, जो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है जो कॉइल, मान लीजिए जैसे ये कॉइल है हमारा मैग्नेट के अंदर, और ये अगर इस एंगल पे आ गया है मींस जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसका एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो इस तरह से है। तो कॉइल जो एक पोजीशन बना रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉइल इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है फाई। तो ये फाई जैसे जैसे चेंज होगा, जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो इंड्यूस है, जो फ्लक्स जो कट हो रहा है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड के अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल आ जाए कॉइल,
यानी ये हमारा कॉइल है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा उस कंडीशन में कोई भी फ्लक्स नहीं कट होगा इस कॉइल से, करेक्ट। तो अगर कोई भी या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट होगा, तो अगर नेग्लिजिबल फ्लक्स हो रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू भी जो जनरेट होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ये है, जब ये यहां पर था यानी मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल ही पैरेलल है कॉइल, तब यहां पर कितना जनरेट हुआ, जीरो। अब जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, मैं मान लेता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब अगर कॉइल की पोजीशन ये हो गई है, ठीक है, दिस वन, तो यहां पे क्या होगा, अब क्या कर रहा है, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है, तो कट करेगा मतलब ईएमएफ जनरेट होगा। और जैसे जैसे ये स्ट्रेट होता जाएगा मींस इस पोजीशन पे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा, सबसे मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा। तो ये पोजीशन ये है, यानी यहां पे जब आएगा, जब वो 90 डिग्री पे आएगा तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा और यहां पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी जो जनरेट होगी वो मैक्सिमम होगी। उसी तरीके से फिर ये जब इस डायरेक्शन में रोटेट करता जाएगा तो हमारा ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू रिड्यूस होने लगेगी और फिर कहां पे आ जाएगी, जीरो पे। और फिर जब ये कॉइल जब इस पोजीशन पे आएगा तब भी मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा। ओनली डिफरेंस इज दैट जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा वो अपोजिट होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या जनरेट हो रहा है, एक एसी वोल्टेज को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको फेजर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ये आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन है, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बाय यूजिंग फेजर रिप्रेजेंटेशन हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस जनरेशन ऑफ द एसी वोल्टेज, करेक्ट। अब यहां पर एक चीज और है, इक्वेशन ऑफ एसी करंट, ठीक है। एसी करंट का इक्वेशन हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। यहां तो मैंने आपको फेजर में बता दिया, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और आप देख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया इसकी वैल्यू 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे हो गया 2 पाई। मीन्स अगर टाइम पीरियड में यहाँ से निकालूं तो 2 पाई होगा। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर यही वेव फॉर्म रिपीट होगा। आफ्टर 2 पाई दिस वेव फॉर्म रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं ईएमएफ इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आई एम के रिस्पेक्ट में ही लिख रहा हूँ मैं, आई के रिस्पेक्ट में, मीन्स अगर इस करंट को मैं आई करंट लेता हूं, और जनरली आप देखिएगा डीसी में हम करंट की वैल्यू को कैपिटल में लिख रहे थे, यहाँ स्मॉल में लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू दिस आई एम को मैं कैपिटल में लिखा, ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है। आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हम जनरल फॉर्म इसी इक्वेशन का बता सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आई एम क्या है, आई एम कौन सी वैल्यू है, आई एम जो आपका है दैट इज द पीक वैल्यू, दैट इज पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू मींस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर ये पीक वैल्यू कितना है, आई एम, मतलब ये और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि ये प्योर साइन वेव है तो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ सेम होगा। तो आई एम यहां पर क्या निकल गया, पीक वैल्यू, करेक्ट। ओमेगा क्या है, ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ये जो आपका कॉइल है ये रोटेट कर रहा है ऐसे, करेक्ट, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है मींस आपको पता है 2 पाई एफ, सो ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। और ये ओमेगा जो है ये भी टाइम पीरियड से रिलेटेड है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो अगर यहां से मैं देखूं फ्रीक्वेंसी इसका निकालना चाहूं तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, करेक्ट। और यहां से अगर ओमेगा निकाले इसी वेवफॉर्म का तो क्या आएगा, 2 पाई इंटू 1 अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 पाई एफ हमारा ओमेगा 2 पाई एफ हो गया, एफ की वैल्यू 1 अपॉन टी होती है, तो टी इज इक्वल टू टी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 पाई, तो 1 अपॉन 2 पाई पुट कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 1, तो ओमेगा। अब ये फाई क्या है, व्हाट इज दिस फाई। अगर मैं इनिशियली जो ये फेजर है इनिशियली ये लेता हूं कि मेरा फाई जो है बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो हमारी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर मैं इनिशियल केस में ले रहा हूं कि जो मेरा कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है या फाई एंगल बना रहा है, तो ये क्या हुआ, इनिशियली कॉइल इस पोजीशन पे था, तो सारी की सारी एनालिसिस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उस केस में फाई की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर फेजर यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, तब तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। अब इसको फाई नहीं, इसको थीटा,
तो फाई की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है। अगर यही वेव फॉर्म यहां से स्टार्ट होता, यहां से मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता, तब मैं क्या कहता कि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, π/2 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, तो मान लेता हूं मैं ये हो गया π/4 वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर π/4 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर फाई की वैल्यू क्या होगी, π/4। लेकिन इस वेवफॉर्म के लिए कहां से, 0, तो 0 होगा। तो फाई क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाई इज द इनिशियल फेज ऑफ द फेजर, इनिशियल फेज ऑफ द फेजर, ठीक है, इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डीसी में ये चीज मैटर नहीं करता था, डीसी में क्योंकि 0 से लेकर इंफिनिटी तक सेम भी वैल्यू थी, तो वहां मैटर नहीं करता था कि कब से स्टार्ट है। लेकिन अगर यहां पे मैं देखूं तो 5 मैटर करेगा, ठीक है। अगर आपको पावर निकालना है यहां पर, तो मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो इंस्टेंटेनियस में देखिए यहां पर कुछ वैल्यू है लेकिन यहाँ पे 0, तो इसका पावर 0 हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं, अभी आगे हम फेजर डायग्राम में भी एक्सप्लेन करेंगे वो सारी चीजें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन जो आपका है एसी का, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और डिफाइन करनी है, वन बाय वन मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है यहाँ पर, तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज द टाइम इन विच इट कंप्लीट्स इज वन साइकिल। जैसे मान लीजिए अगर इस वेवफॉर्म की मैं बात करूं, तो ये वेवफॉर्म 0 से 2 पाई के बीच में अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, करेक्ट। अब यहां से अगर आगे देखें तो यही बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज द टाइम पीरियड। एंड हाउ विल यू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी, एक तो मैथमेटिकली हमने डिफाइन कर दिया 1/t, बट फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, दैट वी कॉल इट इज ए फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो एसी हमारे यहाँ आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ इजिकल टू 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इजिकल टू 1/f, सो दैट इज 1/50, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड में वो अपना एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेता है, एवरी 20 मिली सेकेंड में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करता है। मतलब 10 मिली सेकेंड का पॉजिटिव और 10 मिली सेकेंड का नेगेटिव होता है, ठीक है। ये तो होगी इनिशियल बातें। फेज क्या है, फेज इज द फेज डिफरेंस, जो ये आप देख रहे हैं इनिशियली किस फेज से वो स्टार्ट हो रहा है कॉइल, वो हमने यहाँ पर फाई से रिप्रेजेंट किया। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आरएमएस और एक है आपका एवरेज वैल्यू। आरएमएस, एवरेज, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, दिस फोर टर्म्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, ठीक है, पीक फैक्टर, करेक्ट। ये सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आरएमएस और एवरेज वैल्यू मैं फाइंड आउट भी करूंगा मैथमेटिकली, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं दो वेव फॉर्म लूंगा और उसके थ्रू आरएमएस और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो ये डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन, पहले आरएमएस और एवरेज का, फिर फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर का। आरएमएस, पहले मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं आरएमएस की क्या डेफिनेशन है। द द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट alternating current is the steady state value, is the steady state value, state value of current or voltage maybe, but we are basically talking about current, of current which if passed, which if passed through a circuit, through a circuit, RC circuit or any type of circuit, produces a same amount of heat, produces a same amount of heat, amount of heat as produced by alternating current
flowing through the same circuit, flowing through the same circuit for same amount of time, or we can say for same period of time, same circuit for same period of time. अब ये क्या चीज कह रहा है, सेम पीरियड ऑफ टाइम? मैथमेटिकली तो हम देखेंगे ही, पहले मैं आपको ऐसे समझा दूं। देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि किसी अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू ये है, मान लीजिए Im/√2 है या जो भी हम निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक डीसी करंट में लेकर के आऊं और उसको उस सर्किट के थ्रू पास करूं, तो जो करंट उसमें फ्लो होगा, वो जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, सेम उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एक आरएमएस वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट का है वो प्रोड्यूस करेगा, सेम सर्किट के लिए, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गया, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द हीट। और हमें पता है हीट का मतलब क्या है, हीट मींस I²RT, यही तो है, ठीक है। तो I²RT मींस ये देखिए यहां पे करंट की वैल्यू कैसे आ रही है, स्क्वायर, तो इसीलिए यहां पर स्क्वायर टर्म आ रहा है। तो रूट मीन स्क्वायर मींस द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वैल्यू, और फिर उसका रूट लेंगे। तो आरएमएस वैल्यू क्या करेगा, दिस इज रिलेटेड टू द हीट प्रोड्यूस इन द सेम सर्किट एज इन द केस ऑफ ए डीसी। मैथमेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो मैथमेटिकली मैं डिफाइन कर देता हूं। मान लीजिए अगर ये मेरा एसी करंट है, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। फॉर सिंप्लिसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फाई जो है वो मेरा भी 0 है, तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो इसका अगर मुझे रूट मीन निकालना है, अब IM साइन ओमेगा टी मतलब ये वेवफॉर्म कैसा है, कुछ इस तरह का है, ठीक है, करेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया साइनोसाइडल है। तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, सिंपली अगर हमने ऐसा मान लिया तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं कि देखिए रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन करना है और फिर उसका रूट लेना है। तो ये जो आई है इसका पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, करेक्ट, ये देखिए स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद मीन निकालना है, मीन कैसे निकालते हैं, अब देखिए इसका अगर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया इस वेवफॉर्म का, तो मीन वैल्यू क्या आता है, एवरेज वैल्यू होता है ना इसका, जो भी है इसका एवरेज वैल्यू, तो स्क्वायर होगा तो दोनों सेम आएगा। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 टू मान लीजिए 0 टू 2 पाई I², करेक्ट, I² डी थीटा अपॉन, इसका टोटल एवरेज यहां तक ले रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या लिखेंगे 2 पाई, ठीक है, ये इसका एवरेज वैल्यू हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। और उसके बाद क्या लेना है, स्क्वायर निकाल दिया मैंने, पहले स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इसका मीन निकाल दिया, मीन मतलब इसका एवरेज जो इंटीग्रेशन करके निकाला अपॉन 2 पाई। आप एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दे रखे हैं, तो आप क्या करते हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। तो वही चीज मैंने किया यहाँ पर, इसका एरिया और इसका एरिया लिया, जो कि ये ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं, ये एरिया मैंने निकाला, और उसके बाद उसको टोटल टाइम पीरियड जितना दूर लिया था उस इंटरवल से डिवाइड कर दिया, दैट इज 2 पाई। तो ये तो निकल गया मीन। अब इसका क्या करना है हमें, इसका हमें करना है रूट। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज आई, दिस इज आई आरएमएस वैल्यू। तो ये अभी हम देखेंगे, इसको डिफाइन भी करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो और भी इजी हो जाएगा। अब यहीं पे हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या होता है। ये तो हमने आरएमएस वैल्यू निकालने की जरूरत की पड़ी, आरएमएस वैल्यू इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि अल्टरनेटिंग में अगर हम एवरेज वैल्यू देखें तो वो 0 आता है, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं। अगर मैं एक प्योर साइन वेव का एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, पूरे टाइम पीरियड के लिए उसकी वैल्यू आएगी 0, तो वहां से कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रहा, इसलिए हम हमेशा आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट में जो डिवाइस यूज होता है, तो उसमें जो करंट मेजर होता है, जो भी चीज होता है, वो I² के बेसिस पे होता है, इसलिए आरएमएस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज देखते हैं, एवरेज वैल्यू क्या है, व्हाट इज एवरेज वैल्यू, करेक्ट। तो एवरेज वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं, इट इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इट इज द वैल्यू ऑफ alternating current, it is the value of alternating current or steady current
which transfer across any circuit, the same amount of charge, as transferred by DC. करेक्ट. So this is basically related to the charge. मतलब अगर एक डीसी सोर्स है वो जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, और अगर कोई एसी सोर्स है और उसका जो एवरेज वैल्यू है उतना ही चार्ज ट्रांसफर करेगा जितना डीसी सोर्स करेगा. कंडीशन इज दैट इन सेम पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. अब एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए अगर ये मेरे पास साइन वेव है, इसका एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है? सिंपली मैं यही कहूंगा जैसे मैंने ऊपर निकाला, इन दोनों का एरिया हम निकालेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व एंड एरिया अंडर दिस, और एरिया से निकालने के बाद टोटल टाइम इंटरवल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू अगर इसके लिए मुझे डिफाइन करना है तो आई एवरेज में क्या कर सकता हूँ, आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड क्या है, 0 टू दिस 2 पाई, दिस पाई 0, सो टोटल 1/2 पाई, दिस इज द टोटल टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 टू 2 पाई आई डी थीटा. अगर ये थीटा है और ये आपका करंट आई है. ठीक है, अभी हम इसको और भी एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि आपके पेपर में न्यूमेरिकल आता है और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को वहाँ पे निकालने का था. लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद हम फिर इस पर न्यूमेरिकल लेंगे. तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर is defined as the ratio of IRMS, यानी the value of IRMS upon I average, means the ratio of RMS value to the average value is defined as the form factor. और AC के लिए अगर आप फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.11 मीन्स साइन वेव के लिए, फॉर साइन वेव AC. करेक्ट. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर्म फैक्टर? दिस फॉर्म फैक्टर बेसिकली डिफाइन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट आरएमएस वैल्यू, मतलब आरएमएस वैल्यू कितना है एवरेज वैल्यू के कंपैरिजन में. ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पीक फैक्टर. ठीक है, पीक फैक्टर. तो पीक फैक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केपी इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन आई आरएमएस, मीन्स दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट टू द आरएमएस वैल्यू. और इसका एडवांटेज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज यूज्ड टू मेजर आयरन लॉस. करेक्ट. तो आयरन लॉस से रिलेटेड है, अगर हमें आयरन लॉस या ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है तो वहां पर हमें पीक फैक्टर की जरूरत होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल. और तो नेक्स्ट क्लास में हम आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली. तो मैं 2 वेव फॉर्म लूंगा और एक मैं हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म लूंगा, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया हुआ है आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. और मैं उसको जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा ताकि किसी भी वेव फॉर्म का आप आरएमएस और एवरेज वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सके. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास.